टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 पेपर में केमिस्ट्री के पोर्शन को। इसमें अपन कोशिश करेंगे कि कैसे अपन 25 क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं और मिनिमम टाइम में कैसे अपन पूरे पेपर को सोल्व कर सकते हैं। केमिस्ट्री में बच्चे टाइम निकाल के अपने को मैथ्स में देना होता है, तो अपन कोशिश करेंगे कि कैसे अपन केमिस्ट्री से टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ K3CO3 होल थ्राइस। तो आपको बच्चे एक कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर अपना सेंट्रल मेटल बच्चे क्या है, कोबाल्ट है ना। और यहाँ पे अपने को बच्चे क्या दे रखे हैं, कार्बोनेट दे रखे हैं। तो अगर बच्चे यहाँ पे अपने कोबाल्ट देखे तो अपने पास किस फॉर्म के अंदर होगा बच्चे, +3 की फॉर्म के अंदर होगा। और अगर बच्चे अपना कोबाल्ट +3 की फॉर्म में है तो अपने इसका कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं कोबाल्ट की क्या होती है, 4s2 3d7 4s2 3d7। और बच्चे अगर ये कोबाल्ट +3 की फॉर्म में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, d6। ठीक है भाई। और अपन जानते हैं कार्बोनेट अपना कैसे है बच्चे, एक वीक फील्ड लिगैंड है। तो अगर कार्बोनेट बच्चे अपना वीक फील्ड लिगैंड है तो अपन बच्चे क्या कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1 2 3, वीक फील्ड है तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 5th यहाँ पे और 6th यहाँ पे, है ना। अच्छा, तो यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या हो जाएगी, sp3d2। और इसकी शेप बच्चे कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल सही, हाइब्रिडाइजेशन भी सही। और मैग्नेटिक मूवमेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 1 2 3 4। तो यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चे 4 पॉइंट समथिंग वाला होएगा, यानी कि 4.9, यानी कि ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 अपना क्या है बच्चे, सही। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यूज़ ऑफ आयंस। सो इसमें अपने को काफ़ी सारे आयंस दे रखे हैं। सबसे पहले अपने को दे रखे हैं निकल +2 की फॉर्म के अंदर, और अपने को दे रखा है बच्चे क्या, Mn+2 की फॉर्म के अंदर, और अपने को दे रखा है बच्चे क्या, कोबाल्ट +3 की फॉर्म के अंदर। जब बच्चे अगर अपना निकल +2 की फॉर्म के अंदर है तो अपना निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, निकल कितना होता है 28, और +3 में है तो क्या हो जाएगा बच्चे, d8 की फॉर्म में हो जाएगा। Mn+2 की फॉर्म में बच्चा जानते हैं क्या, d5 होएगा। और कोबाल्ट +3 अभी अपन देख के आए हैं ना, कोबाल्ट +3 की फॉर्म में क्या होता है बच्चे, d6 की फॉर्म में होता है। चलिए जी। अच्छा, तो बेसिकली अपने को सभी की क्या बतानी है, शेप बतानी है और मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है और हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है। तो चलिए जी। तो निकल बच्चे अगर अपना यहाँ पे साइनाइड अपना क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अगर बच्चे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से एक डी खाली बच जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चे क्या हो जाएगी, dsp2, डी में 5 होते हैं ना यार, ठीक है भाई। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी dsp2, और शेप इसकी क्या हो जाएगी बच्चे, स्क्वायर प्लेनर, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है ना। और अपन जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन dsp2 शेप स्क्वायर प्लेनर, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी बच्चा इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए, Mn+2 की फॉर्म में है। अपने पास यहाँ पे क्या है, ब्रोमाइड, जो कि क्या एक वीक फील्ड लिगैंड है। और अगर ये वीक फील्ड लिगैंड है तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन बच्चे किस फॉर्म में रहेंगे, अनपेड फॉर्म के अंदर रहेंगे। तो यानी कि, और इसका 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। शेप हो जाएगी बच्चे क्या, टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि 5.9। और ये अपने पास है d8 है। तो और ये अपना क्या है बच्चे, वीक फील्ड लिगैंड है, d8 वीक फील्ड लिगैंड। अभी अपन ऊपर करके आए हैं क्या, sp3d2, यस और नो, ऑक्टाहेड्रल। और उसके बाद क्या, 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी अपनी क्या है, बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो अपना क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये कह रहा है कि ए से डी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो कि 3 स्टेप्स के अंदर होती है। तो ए अपना क्या है बच्चे, रिएक्टेंट, और डी अपना क्या है बच्चे, इसमें प्रोडक्ट। और यहाँ पे अपने पास बी बन रहा है और सी बन रहा है इंटरमीडिएट की फॉर्म के अंदर, है ना। और ये अपने को कह रहा है कि ए से बी जाते हैं तो वो एंडोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव दे रखा है। बी से सी जाते हैं तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा है। सी से डी जाते हैं तो डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी कि एक्सोथर्मिक है।
चलिए, तो यहाँ पे बच्चे अपना बनेगा ए, यहाँ पे अपना बनेगा क्या डी, यहाँ पे अपना बनेगा बी और यहाँ पे अपना बनेगा सी। तो आप बच्चे नोटिस कर पा रहे हो, तो यहाँ से ए से बी अपना क्या एनर्जी बढ़ रही है, तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये वाली बात सही है। बी से सी एनर्जी क्या हो रही है बच्चे कम हो रही है, तो डेल्टा एच क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये वाली बात भी सही है। बट सी से डी क्या है बच्चे एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि अपना फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन के अंदर अपन देखें बच्चे, तो ये रहा अपना ए और ये रहा अपना इंटरमीडिएट बी और ये रहा अपना इंटरमीडिएट सी और ये रहा अपना इंटरमीडिएट डी। तो अपन यहाँ पे देखें तो बच्चे ए से बी जाएंगे तो एनर्जी बढ़ रही है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात। बी से सी भी क्या है बच्चे डेल्टा एच पॉजिटिव, बट अपने को बी से सी डेल्टा एच नेगेटिव चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे है अपना ए, यहाँ पे है अपना बी, यहाँ पे अपना सी और यहाँ पे अपना डी। तो ए से बी पे बच्चे क्या आ रही है एनर्जी बढ़ रही है, तो डेल्टा एच क्या आएगा पॉजिटिव। बी से सी क्या है बच्चे एनर्जी कम हो रही है, तो डेल्टा एच क्या आएगा नेगेटिव। और सी से डी क्या हो रही है एनर्जी कम हो रही है, तो डेल्टा एच क्या आएगा नेगेटिव। तो यानी कि ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स आर इंक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे अपने पास बच्चे क्या है CH3 जुड़े हुए हैं, तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चे टोटल कितने हो जाएंगे 12। यहाँ पे अपने पास 3 CH3 जुड़े हैं, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चे कितने हो जाएंगे 9। यहाँ पे 2 CH3 जुड़े हैं, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चे कितने हो जाएंगे 6। यहाँ पे भी 2 CH3 जुड़े हैं, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन बच्चे कितने हो जाएंगे 6। अपन जानते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स बढ़ते हैं स्टेबिलिटी क्या होती है बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी आ गई 1 की, फिर आएगी 3 की, फिर उसके बाद आएगी 2 की और 4 की, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है बच्चे सेम है। फिर अपन जानते हैं बच्चे जनरली ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 1 की, फिर उसके बाद 3 की, उसके बाद आएगी 4 की और उसके बाद आएगी किसकी बच्चे 2 की। तो 1 3 4 2 यानी कि अपना फोर्थ ऑप्शन फिट बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि गिवन बिलो स्टेटमेंट्स अबाउट सम मॉलिक्यूल्स आयंस। आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए अपने को कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और अपने को बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है बच्चे सही है। तो फर्स्ट ये कह रहा है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज़ हायर देन NH3। बच्चा जानता है बच्चे NH3 का डाइपोल मोमेंट बच्चे क्या होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे वेक्टर्स क्या होते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर होते हैं। और NF3 का डाइपोल मोमेंट बच्चे क्या होता है कम होता है, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर्स क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। तो यानी कि जिस ऑप्शन के अंदर ए दे रखा है वो अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यानी कि बी और सी तो सही है। अब अपने को केवल चेक करना है डी के लिए। फिर ये कह रहा है कि फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। तो बच्चे अगर मैं ओजोन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो मुझे ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नज़र आता है, ओजोन का स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है ना। तो अगर बच्चे मैं इस पर क्या निकालना चाहता हूँ फॉर्मल चार्ज निकालना चाहता हूँ, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चे अपने को कैसे निकालने होते हैं 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन करके निकालने होते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, इसने शेयर कितने कर रखे हैं बच्चे 1 2 3 4 5 6, तो बच्चे कितना हो जाएगा 6/2। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चे इसके पास कितने हो जाएंगे 8 माइनस शेयर्ड यानी कि 8 माइनस 6 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 2। तो बच्चे कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 5 यानी कि कितना आ जाएगा +1। तो यानी कि ये कह रहा है कि -1 नहीं है +1 है, तो डी वाली स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी गलत। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना नहीं हो सकता, तो यानी कि केवल अपना कौन सा आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.3 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ए ऑफ मोलर मास 60 ग्राम पर मोल एंड 0.9 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट बी ऑफ मोलर मास 180 ग्राम इन 100 ml H2O। 100 ml H2O के अंदर मिलाया है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको बताना है ओस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होएगा। तो बच्चे अपन जानते हैं ओस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू टी। और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे अपने को टोटल वाले चाहिए होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ए के अंदर बच्चे कितने मोल्स आएंगे
ए का मास अपने को दे रखा है 0.3 ग्राम और इसका मोलर मास अपने को दे रखा है 60। बी का मास अपने को दे रखा है 0.9 ग्राम और इसका मोलर मास अपने को दे रखा है बच्चे 180, है ना। तो इसको अपन सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा नीचे 0, यहाँ पे भी 0, तो ये हो जाएगा 1/200 प्लस 1/200। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बच्चे कितने आ जाएंगे 1/100। बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो 1/100 वॉल्यूम अपने को दे रखी है 100 मिलीलीटर, तो 100/1000 लीटर हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या कुछ दे रखी है इन लोगों ने, हाँ आर की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.082 और टेम्परेचर अपने को कुछ दे रखे हैं इन लोगों ने, टेम्परेचर अपने को दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, है ना। इजी क्वेश्चन बिल्कुल, है ना। तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1000, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल, यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 8 3 जा 24/100, तो यानी कि कितना आ जाएगा 2.46, है ना। 2.46 ATM यानी कि सेकंड ऑप्शन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है कि अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट कॉम्बिनेशंस आर, कौन से कॉम्बिनेशंस करेक्ट हैं। IF3 की शेप बतानी है बच्चे। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे 7, तो 7 में से बच्चे 3 तो आ जाएंगे काम में, बचेंगे 2, तो वो 2 लोन पेयर कुछ इस तरीके से अपन दिखा देंगे, है ना। ये शेप कैसी है बच्चे, टी शेप है, बिल्कुल सही बात, यानी कि ए ऑप्शन अपना जहाँ जहाँ पे होएगा वो आंसर अपना सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे है, ए ऑप्शन यहाँ पे है, ए ऑप्शन यहाँ पे है, और तो इनको अपने को चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ए सही है तो बी वाला तो बिल्कुल सही है क्योंकि सभी ऑप्शंस के अंदर दे रखा है। फिर अपने को चेक करना पड़ेगा बच्चे सी वाला IF7। IF7 अपन कैसे बनाएंगे, आयोडीन और 5 अपने पास यहाँ पे आ जाएंगे, 5 अपने पास आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा इसको थोड़ा सुंदर सुंदर बना देते हैं, 5 अपने पास आ जाएंगे यहाँ पे और 2 अपने पास आ जाएंगे अबव द प्लेन, है ना। 5 यहाँ जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे और 2 यहाँ, है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो यानी कि सी वाली बात भी बिल्कुल सही है, तो यानी कि ABC तीनों बातें सही हैं। तो ऐसा अपने को 2 ऑप्शंस के अंदर दे रखे हैं, तो डी भी चेक करना पड़ेगा बच्चे। ClO4 1 नेगेटिव, है ना। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में बच्चे कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 नेगेटिव आ गया तो कितने हो गए 8 हो गए, तो 4 ऑक्सीजन के काम में आ जाएंगे 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑक्सीजन के काम में आ जाएंगे 2 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर बच्चे आप उस तरीके से बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर 7 के हिसाब से, ठीक है। अच्छा तो ये तो कैसी शेप है बच्चे, ये तो है टेट्राहेड्रल, है ना, बट टेट्राहेड्रल थोड़ी बोल रखा है इन लोगों ने, इन लोगों ने तो अपने को स्क्वायर प्लेनर बोल रखा है, तो यानी कि डी वाली बात गलत है। तो A B और C 3 ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि बताइए द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डाइजोनियम सोल्ट। तो आप लोगों को डाइजोनियम सोल्ट दे रखा है और आप लोगों को बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चे। तो यहाँ पे अपने को पता है, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए अपने को +M वाले ग्रुप चाहिए होंगे, तो यानी कि ये वाला इसको क्या कर रहा होगा, स्टेबल कर रहा होगा। यहाँ पे अपने पास -M, ये इसको क्या कर रहा होगा, अनस्टेबल कर रहा होगा। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो न्यूट्रल, और यहाँ पे भी इसका भी कैसा इफेक्ट है -M, तो ये भी क्या कर रहा होगा, अनस्टेबल। और अपन जानते हैं क्या कि NO2 का -M बच्चे CN के -M से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो यानी कि सेकंड बी वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होएगी डी वाले से। अच्छा ये यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे, और ये उसको स्टेबल कर रहा है ए वाले को, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ए की, फिर उसके बाद सी की, फिर उसके बाद डी की, और उसके बाद बी की, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है कि कंसीडर ए मिक्सचर X विच इज़ मेड बाय डिजोल्विंग 0.4 मोल्स ऑफ कोबाल्ट NH3 5SO4 Br एंड 0.4 मोल्स, दोनों के अपने को 0.4 और 0.4 मोल्स दे रखे हैं इन वाटर टू मेक अ 4 लीटर सोल्यूशन। 4 लीटर सोल्यूशन बन गया, बहुत अच्छी बात है ना। ये कह रहा है कि व्हेन 2 लीटर ऑफ ए मिक्सचर इज अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस AgNO3, जब इस मिक्सचर से अपन 2 लीटर लेंगे और उसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन करानी है तो वाई प्रेसिपिटेट बनेंगे। और ये कह रहा है कि रेस्ट 2 लीटर ऑफ मिक्सचर X रिएक्ट विद एक्सेस BaCl2 टू फॉर्म प्रेसिपिटेट Z, तो Z प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो अपने को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है बच्चे। अच्छा देखो अपने को कॉम्प्लेक्स में से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले आयंस अपने स्ट्रक्चर बनाने के काम में नहीं आते हैं, तो यानी कि XBr मान लेते हैं, उसको XY दे रखा है तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, ABr मान लेते हैं।
और इस वाले को अपन क्या मान लेते हैं बच्चे, इस वाले को अपन मान लेते हैं DSO4, है ना। दोनों के 0.4 लीटर है, 0.4 मोल्स इसके हैं और 0.4 मोल्स इसके हैं, किसके अंदर बच्चे, 4 लीटर के अंदर। तो बच्चे जब मैं इसके 2 लीटर लूँगा तो अपने को क्या मिलेगा, ABR मिलेगा और क्या मिलेगा बच्चे, DSO4 मिलेगा। DSO4 2 लीटर लूँगा तो मोल्स भी बच्चे इसके क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, 0.2 मोल्स 0.2 मोल्स। और ऐसे अपने को बच्चे 2 सोल्यूशन लेने हैं, तो ऐसे अपन ने बच्चे ले लिए 2 सोल्यूशन, है ना। अब एक सोल्यूशन के अंदर तो आप लोगों को क्या डाल देना है बच्चे, एक सोल्यूशन के अंदर आप लोगों को डाल देना है AgNO3 डाल रखे हैं इन लोगों ने, तो एक सोल्यूशन के अंदर अपने को डाल देना है AgNO3 और एक सोल्यूशन के अंदर बच्चे क्या डाल देना है, एक सोल्यूशन के अंदर डाल देना है BaCl2, एक सोल्यूशन के अंदर डाल देना है BaCl2। अच्छा, अब बच्चा जानते हैं कि यहाँ से बच्चे क्या होएगा, Ag क्या कर लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, तो यहाँ पे AgBr के प्रेसिपिटेट बनेंगे, कितने बनेंगे बच्चे, 0.2 मोल्स, क्योंकि ये अपने क्या है, एक्सेसिव रिएजेंट, और ये अपना क्या है बच्चे, लालाराम लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे BaSO4 के भी प्रेसिपिटेट बनेंगे, वाइट PPT बनते हैं, कितने बनेंगे, 0.2, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपना Br क्या है, लालाराम, बोले तो लिमिटिंग रिएजेंट। तो बस अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, उसके बाद इन लोगों ने कुछ नाम भी तो दे रखे हैं इन लोगों को। अच्छा, इसको बोल रखा है वाई प्रेसिपिटेट, इसको बोल रखा है जेड प्रेसिपिटेट। चलिए, ये कह रहा है कि 0.2 मोल ऑफ जेट इज फॉर्म, बिल्कुल सही बात, ये तो बहुत पहला ऑप्शन ही सही हो गया। जब भी बच्चे आपका पहला ऑप्शन सही हो तब एक बार आप उसको चेक कर लिया करिए कि बाकी ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। वाई इज BaSO4, नहीं गलत। 0.4 मोल ऑफ जेट इज फॉर्म्ड, नहीं गलत। 0.1 मोल ऑफ वाई इज फॉर्म्ड, गलत, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। आपको कुछ स्पीसीज दे रखी हैं बच्चे और आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन सी स्पीसीज अपनी होंगी क्या, पैरामैग्नेटिक। तो बच्चे अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे अपने पास क्या है, कोबाल्ट F63 नेगेटिव, और यहाँ पे अपने पास क्या है, टाइटेनियम F63 नेगेटिव, और यहाँ पे अपने पास बच्चे क्या है, FeCN63 नेगेटिव। तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन कौन सी होंगी बच्चे, तो यहाँ पे अपने पास कोबाल्ट किसकी फॉर्म में पड़ा है बच्चे, +3 की फॉर्म में पड़ा है, और यहाँ पे अपने पास टाइटेनियम किसकी फॉर्म में पड़ा है बच्चे, +3 की फॉर्म में पड़ा है, और यहाँ पे अपने पास आयरन किसकी फॉर्म में पड़ा है बच्चे, +3 की फॉर्म में पड़ा है। अच्छा, आयरन कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करती है 4s2 3d7, और +3 है तो बच्चे क्या हो जाएगा, D6 की फॉर्म में, और यहाँ पे बच्चे अपने पास क्या हो जाएगा, D1 की फॉर्म में, और यहाँ पे अपने पास बच्चे क्या हो जाएगा, D5 की फॉर्म में। तो यानी कि आप समझ पा रहे हो ये दोनों तो हमेशा ही बच्चे क्या रहेंगी, पैरामैग्नेटिक रहेंगी, क्योंकि इनके पास एक ना एक पेड़ तो एक ना एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेड होगा ही। और बच्चे यहाँ पे अगर अपन कोबाल्ट को देखें तो यहाँ पे अपने पास क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है, तो अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो अपने को इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यानी कि ये वाली स्पीसीज भी अपनी क्या होगी बच्चे, पैरामैग्नेटिक होगी। तो हाँ, 3 स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है, कौन कौन सी, CO F63 नेगेटिव, टाइटेनियम F63 नेगेटिव, FeCN63 नेगेटिव। जो आपका बच्चे V2O5 होता है, ये कैसा होता है बच्चे, डायामैग्नेटिक होता है ना। V2O5 अपना कैसा होता है बच्चे, डायामैग्नेटिक होता है। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट अपनी क्या है, बिल्कुल सही है। फिर ये कह रहे हैं कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर क्या होगा। तो अपने को इसके अंदर बताना होगा कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। यहाँ पे अगर बच्चे अपन देखें तो यहाँ पे अपने पास होएगा किसकी फॉर्म में बच्चे, आयरन +2 की फॉर्म में। यहाँ पे अपने पास बच्चे क्या होएगा, आयरन +3 की फॉर्म में। यहाँ पे अपने पास बच्चे क्या होएगा, आयरन +2 की फॉर्म में, और यहाँ पे भी बच्चे अपने पास क्या होएगा, आयरन +3 की फॉर्म में, है ना। तो जब बच्चे आयरन +2 की फॉर्म में होगा, आयरन +2 की फॉर्म में होएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D6। और जब बच्चे आयरन अपना +3 की फॉर्म में होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे क्या होगी, D5, है ना। अच्छा, यहाँ पे अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अगर आप बच्चे ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे अपने पास पहले 2 केस में अपने पास यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो यहाँ पे +2 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सारे पेड हो जाएंगे, तो इसके पास तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। अच्छा, फिर अपने पास बच्चे क्या है, आयरन +3 की फॉर्म में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अपने पास बच्चे कुछ ऐसा डाटा आएगा 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास बच्चे कितने होंगे, 1 होंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आयरन +2 की फॉर्म में है और अपने पास बच्चे क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है, +2 की फॉर्म में है और वीक फील्ड लिगैंड है,
तो यानी कि एक एक करके भरेंगे 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ पे। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने आ जाएंगे 4, और आयरन +3 की फॉर्म में है और वीक फ्रीड लिगैंड है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने होंगे उस केस में 5 होंगे। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या है बच्चे सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि कंसीडर द 3 मेटल क्लोराइड्स X Y Z वेयर X in water is soluble at room temperature, Y is sparingly soluble at room temperature, Z is soluble in hot water। तो आपको बताना है X Y और Z आपका बच्चे क्या हो सकता है ना। तो उसके लिए बच्चे मैंने आपको एक डाटा बता रखा है, इस डाटा को आप ध्यान में रख लेना है ना। तो जो आपके MgCl2 AlCl3 और CuCl2 ये सारे आपके बच्चे क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। AgCl Hg2Cl2 ये सारे क्या होते हैं स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं। PbCl2 आपका बच्चे क्या होता है सोल्यूबल होता है हॉट वाटर के अंदर केवल। तो यानी कि हॉट वाटर के अंदर आपका सोल्यूबल होना चाहिए, तो वो तो क्या होगा PbCl2, यानी कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में से कोई हो सकता है। फिर उसके बाद आपका स्प्रिंगली सोल्यूबल होने के लिए AgCl और Hg2Cl2 चाहिए, तो इन दोनों में काम चल जाएगा। फिर ये कह रहा है कि वाटर सोल्यूबल होने के लिए MgCl2 AlCl3 और CuCl2 चाहिए, तो CuCl2 चाहिए, तो बच्चे आपको केवल फोर्थ ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि बताइए कि आप हमें बताइए कि विनाइल क्लोराइड कौन सा है, बेंजाइल क्लोराइड कौन सा है, एल्काइल क्लोराइड कौन सा है, और इसके अलावा एलाइल क्लोराइड कौन सा है ना। तो विनाइल क्लोराइड बच्चे अपन जानते हैं ये वाला होता है। बेंजाइल क्लोराइड अपन बच्चे जानते हैं कौन सा होता है, जो बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हो, है ना, चौथे वाला। तो बी का फोर्थ और ए का थर्ड बी का फोर्थ, तो दो ऑप्शन सही हैं। एल्काइल क्लोराइड बच्चे कौन सा होगा, जो एलाइलिक कार्बन से जुड़े है, सी का फर्स्ट, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि W ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, आपको बोल रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, सॉलिड सोल्यूट जिसका मोलर मास आपको दे रखा है m ग्राम। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स बच्चे कितने आ जाएंगे, W/m आ जाएंगे। ठीक है, व्हेन डिजोल्व इन 100 ml वाटर, तो आपको वॉल्यूम भी बच्चे कितनी दे रखी है 100 मिलीलीटर दे रखी है। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम 640 atm टू 600 atm, यानी कि पी नोट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 640, और प्रेशर आप लोगों को दे रखा है कितना 600। फिर कह रहा है इफ़ एक्वा सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बॉइल्स एट 375 केल्विन टेम्परेचर, तो आपको बेसिकली टेम्परेचर भी बोल रखा है कि किस टेम्परेचर पे वो बॉयल करता है 375 केल्विन सॉल्यूशन। और अपन बच्चे वाटर जानते हैं किस पे बॉयल करते हैं बच्चे 373 केल्विन पे करता है, तो डेल्टा टी बच्चे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आपको के भी दे रखा है कितना बच्चे वाटर का 0.52, वैसे आपको ये वाली बात पता भी होती है। तो ये कह रहा है कि देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट X2, तो X2 की वैल्यू क्या होगी, है ना, इन द सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन के अंदर X2 की वैल्यू क्या होगी, है ना। अच्छा, अब आप लोगों को केवल ऐसा बोल रखे हैं कि नॉन वोलेटाइल है, बट आप, और ये सॉल्यूशन अपना सोल्यूट कैसा है बच्चे इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि अपने को आयोटा की वैल्यू की बच्चे क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी। तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं आयोटा ना, क्यों, क्योंकि अपने को पता है डेल्टा टी किसके बराबर होता है बच्चे, आयोटा इंटू के बी इंटू एम के बराबर होता है ना। और उसके अलावा वाटर की डेंसिटी भी दे रखी है 100 ग्राम पर ml, तो वाटर की डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम भी अपने को पता है, तो अपने को मास ऑफ वाटर भी पता लग जाएगा कितना आ जाएगा 1 ग्राम पर ml है, तो मास कितना आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी बी किसके बराबर होएगा आयोटा इंटू के बी इंटू एम। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा टी अपना बच्चे कितना आ जाएगा 2, आयोटा की वैल्यू अपने को चाहिए, के बी अपने को दे रखा है 0.52, और मोलैलिटी अपने को निकालनी पड़ेगी। मोलैलिटी बच्चे अपन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि कितना हो जाएगा W/m। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही रख देता हूँ, और मास अपने को दे रखा है 100, तो यानी कि हो जाएगा 100/1000। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 zeros और आ जाएंगी, तो ये कट गया 2 और 1 3, तो ये 3 पे कट गया। तो नंबर आयोटा इंटू N2 की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, आयोटा इंटू N2 की वैल्यू आ जाएगी 20/52। तो इस वाली वैल्यू को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। यही तो अपने से पूछ रहे हैं, वो अपने से X2 पूछ रहे बेसिकली, है ना। चलिए जी, फिर बच्चे अपन इस डाटा का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अपने को पता है क्या कि डेल्टा P/P किसके बराबर होता है बच्चे,
आयोटा इंटू x2 के बराबर होता है, आयोटा इंटू x2 के बराबर होता है। तो डेल्टा पी अपने को कितना दे रखा, डेल्टा पी हो जाएगा कितना 40, और पी नोट बच्चे कितना दे रखे अपने को 640 दे रखे हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा इंटू x2। x2 बच्चे किसके बराबर होता है, n2 अपॉन n1 प्लस n2 के बराबर होता है। आयोटा इंटू n2 की वैल्यू दे रखी है कितनी 20 अपॉन 52, तो इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना आयोटा इंटू n2 20 अपॉन 52, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1/n1 प्लस n2। या अगर आप थोड़ा सा ऑप्शंस में अपन जाएं तो आप देख पा रहे हो यहाँ से अपने को x2 की वैल्यू तो निकालनी है। तो अगर मैं इसको एज इट इज़ x2 ही रख दूँ, और आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 20 अपॉन 52 n2, आयोटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 20 अपॉन 52 n2 हो जाएगा, है ना। तो इसको सोल्व कर दो थोड़ा सा, तो ये कट जाएगा, 0 से 0 गया, और 16 चौके 64, है ना। तो 1/16, और ये आयोटा की वैल्यू जगह क्या हो जाएगा बच्चे 20 अपॉन 52 n2 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अभी भी जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं कैंसिल कर दीजिए ना। 4 पे जा रहे हैं 4 4 जा 16, और ये 4 पे जा रहा है कितना 4 1 जा 4, और 4 3 जा 12। तो x2 बच्चे कितना आ गया, ये नीचे हो जाएगा 80, 13 अपॉन 80, n2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं W2 अपॉन M2, बेसिकली W अपॉन M जो कि अपने को दे रखा है। तो 13 अपॉन 80 1.3 अपॉन 8 W अपॉन M, तो यानी कि आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, है ना। सो इसके अंदर थोड़ा सा ये ट्रिक दे रखा था, ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज कर सकता था, तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग है, और आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। तो फ्री एक्सपेंशन के लिए अपन जानते हैं वर्क डन की वैल्यू क्या होती है बच्चे 0 होती है। तो यानी कि बी का फर्स्ट ऑप्शन किन ऑप्शंस के अंदर दे रखे है, तो आपको बी का फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन के अंदर दे रखे है ना। तो यानी कि बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, तो इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन इन दोनों में से एक भी चेक कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा, है ना। तो वर्क डन बच्चे किसके बराबर होता है, माइनस पी एक्सटर्नल, और क्या होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। एक्सपेंशन हो रहा है तो वी फाइनल की वैल्यू बच्चे क्या होएगी, बड़ी होएगी, है ना। यानी कि सी का बच्चे कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, है ना। तो सी का थर्ड, तो यानी सी का थर्ड हो गया। तो कंप्रेशन के लिए बच्चे डी की वैल्यू क्या होएगी, फोर्थ होएगी, डी की वैल्यू क्या होएगी, फोर्थ होएगी। तो यानी कि अपना क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ये कह रहा है कि ए स्टूडेंट इज गिवन द कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स दैट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस टेस्ट, है ना। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तीसरी बार आ रहा है ना ये क्वेश्चन। जब भी बच्चे आपको टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव ढूंढना हो तो एक कार्बन के ऊपर आपको क्या ढूंढना है, OH और OR ढूंढना है। तो अगर आप इस कार्बन पे देखें तो यहाँ पे अपने पास क्या है, OR, और इधर भी अपने पास क्या है बच्चे, OR है। तो ये तो अपने को नहीं देगा, इस कार्बन पे बन ही नहीं रही है ऐसी बात। इस कार्बन पे यहाँ पे बच्चे क्या है, OH, और यहाँ पे अपने पास बच्चे क्या है, OR है। तो यानी कि सी ऑप्शन आ दे, सी वाला कंपाउंड देगा। सी वाला कंपाउंड कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं कि ए हाइड्रोक्सिल कंपाउंड एक्स विद मोलर मास 122। तो एक कोई कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसका मोलर मास आपको दे रखा है कितना 122, इज एसिटिलेटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बच्चे उसको क्या कराया जा रहा है, उसका असाइलेशन करवाया जा रहा है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उसका असाइलेशन अपने को करवाना है। यूजिंग ए लार्ज एक्सेस रिएजेंट इंश्योर कंप्लीट असाइलेशन ऑफ ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हो जाना चाहिए। तो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हैज़ ए मोलर मास 290 ग्राम पर मोल। तो जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसका मोलर मास आपको दे रखा है ये। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने जुड़े होंगे इसके अंदर। अब बच्चे ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड का जो भी मास होगा उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो R और एक होएगा बच्चे क्या, OH, है ना। और ये क्या कर रहा होएगा बच्चे, ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 बन रहा होएगा। और अपने को फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा, ROC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अपने पास क्या जुड़ रहा होगा, CH3। तो यानी कि
जब कंपाउंड अपना बन रहा है तो इस कंपाउंड के अंदर आर वाली वैल्यू बच्चे क्या रहेगी, सेम रहेगी, और बेसिकली आर ओ वाली वैल्यू बच्चे क्या रहेगी, सेम रहेगी। और हाइड्रोजन की जगह क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन की जगह जुड़ रहा होगा, देखो इसको ना आप थोड़ा ट्रिक से कर सकते हो, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको टाइम लेके समझा रहा हूँ ताकि आगे से ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत ना करो। एच वाली चीज़ बच्चे इससे रिप्लेस हो रही है ना। तो यानी कि इसका जो भी मास होगा उसमें से अगर मैं हाइड्रोजन का मास घटा दूं तो उसके अंदर ये जुड़ना चाहिए। यानी कि जो इस वाले पार्ट का मास है वो कितना होएगा बच्चे, 121 माइनस कितने हाइड्रोजन मानूं मैं इसके अंदर, मैं मान लेता हूँ एक्स हाइड्रोजन है, तो यानी कि एक्स कम होएगा इसके मास में से। और इस मास के अंदर, इस मास के अंदर जो आपका फाइनल वाला मास मिल रहा है बच्चे, उसका मास बच्चे कितना होएगा, 121 प्लस इतने एक्स टाइम्स ये जुड़ रहा होएगा, यानी कि एक्स टाइम्स ये जुड़ रहा होएगा। इसका मास अपन देख लेते हैं कितना होएगा, इसका मास होएगा 12 3 15 प्लस कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 6 2 8 5 13, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, प्लस 43। और ये वाला मास बच्चे किसके बराबर होना चाहिए, 290 के बराबर होना चाहिए, तो इसको कर देते हैं 290 के बराबर। तो यानी कि 43x किसके बराबर आ जाएगा, 43x बराबर आ जाएगा 290 माइनस 121। तो इसको सोल्व करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे गए 8 में से 2 गए 6, और 2 में से 1 गया 1, 43x इसके बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, 169/43। तो इसका जो बच्चे अपन सोल्व करेंगे तो नियरली इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 4 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि अपने को कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे बच्चे, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके अंदर चाहिए होंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चे, इसको सोल्व कर सकते हो। सो इज इट क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि एट 27 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज लोअर्ड बाय 10 किलो जूल पर मोल। तो यानी कि जो अपना के की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, ई इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो जब कैटलिस्ट क्या होगा तो जब कर देंगे उसको कैटलिस्ट वाली एक्टिवेशन एनर्जी, और बिना कैटलिस्ट वाली को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, माइनस ई ए अपॉन आर टी विदाउट कैटलिस्ट, है ना। तो अपने को निकालना है लोगैरिथम ऑफ, तो अपन कैटलिस्ट यानी कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, ए भी होता है ना, तो ए से ए तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो लोग के कैटलिस्ट अपॉन के इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी डिवाइड बाय ए अपॉन ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए से ए क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया, ऊपर है कैटलिस्ट वाला। तो ये अपने पास क्या देखने को मिलेगा, ई की पावर ई ए अपॉन आर टी माइनस ई ए कैटलिस्ट अपॉन आर टी, है ना। अच्छा आपने चूंकि लोग ले लिया है बच्चे तो ई की वैल्यू भी चली जाएगी ना, ध्यान रखना इस बात का, मैंने मिस कर दिया था। तो ये अपने को मिलेगा यहाँ पे क्या, आर टी, और यहाँ पे मिलेगा ई ए माइनस ई ए कैटलिस्ट, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी कितने से कम हो रही है बच्चे, 10 किलो जूल पर मोल से कम हो रही है। तो इसको 10 किलो जूल यानी कि 10 गुना 1000 जूल। और आर की वैल्यू बच्चे, आर की वैल्यू इन्होंने दे नहीं रखी, जूल के अंदर कितनी होती है 8.314। तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना, 100 डिवाइड बाई 12। और टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, बोले तो टेम्परेचर हो जाएगा कितना, 300 केल्विन। तो टेम्परेचर अपना हो जाएगा 300 केल्विन, है ना। तो अगर बच्चे अपन इसको सोल्व करें, तो अगर अपन इसको सोल्व करें तो 2 0 से 2 0 और ये 4 0 कैंसिल, और ये 3 4 जा 12। तो यानी कि लोगैरिथम ऑफ के कैट अपॉन के किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसा तो कोई सर ऑप्शन ही नहीं दे रखा, बट बच्चे ध्यान रखना यहाँ पे लोगैरिथम ई वाला है ना,
तो अगर अपने को बच्चे नेचुरल लॉग में बदलना है तो अपने को 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के कैट अपॉन के इज इक्वल टू 4। तो यानी कि लोगैरिथम बेस 10 वाला के कैट अपॉन के किसके बराबर आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2.303। तो इसको अपन यदि सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये कुछ भी निकाल रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो 40/23 यानी कि 1.7 वाला समथिंग होएगा ना। तो यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज स्ट्रोंगर इन दिस, है ना। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है बच्चे, क्या यहाँ पे अपने को रेजोनेंस देखने को मिलेगा, और अगर रेजोनेंस देखने को मिलेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। फिर ये कह रहे हैं कि द गिवन ऑप्टिकली एक्टिव मोलिक्यूल, आपको एक ऑप्टिकली एक्टिव मोलिक्यूल दे रखे है, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवानी है इन सॉल्यूशन दैट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। जब बच्चे अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए अपने को बच्चे क्या करवाना पड़ेगा, एक्वस KOH डालेंगे या H2 डालेंगे, तो SN1 मैकेनिज्म से जाएगा। तो SN1 मैकेनिज्म से जाएगा तो यहाँ पे बच्चे अपने को कुछ इस तरीके का मोलिक्यूल देखने को मिलेगा, अपने को यहाँ पे कुछ इस तरीके का मोलिक्यूल देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर इसके ऊपर OH नेगेटिव ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो यानी कि बच्चे जो अपना फाइनल मिक्सचर मिलेगा वो अपना मिक्सचर कैसा होएगा बच्चे, रैसिमिक मिक्सचर होएगा। अगर रैसिमिक मिक्सचर होएगा वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। और ये कह रहा है कि कैन रोटेट, तो ये वाली स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी, गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि ये दो रिएक्शनें हो रही हैं, दो गैसेस निकल रही हैं, तो दोनों गैस के मोलर मास का सम बताना है। तो अगर अपने बच्चे यहाँ पे देखें तो अपने को पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ पे देखें तो CO2 गैस निकलती है जिसका मोलर मास होता है 44, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होता है 2, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 46, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं, है ना बच्चे। तो अब अगर अपन देख पा रहे हैं बच्चे, अपने पास कार्बन आयन है, इसका कैसा करेक्टर होता है, पैरा पे है तो +M वाला करेक्टर लगेगा, और ये पैरा पे है तो इसका कैसा लगेगा बच्चे, -M वाला लगेगा। ये पैरा पे है तो इसका कैसा लगेगा बच्चे, +H वाला लगेगा। इसका बच्चे कोई भी इफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे बच्चे कौन सा लगेगा, -I वाला लगेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, 4th वाले की होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। उसके बाद किसकी होनी चाहिए, 1st वाले की होनी चाहिए, तो 3rd ऑप्शन आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरोन इज़ द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक करेक्टर, है ना। तो अगर बच्चे अपन ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम अपना यहाँ पे कुछ होता है, और एल्यूमिनियम अपना यहाँ पे कुछ होता है, और बोरोन अपना यहाँ पे कुछ होता है, और पोटेशियम अपना यहाँ पे कुछ होता है। पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट जाने पे अपने को पता है बच्चे मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, और ऊपर से नीचे जाने पे भी मेटेलिक करेक्टर बच्चे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम का ही होना चाहिए था, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद बोरोन का। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आयनिक रेडियस फॉर एनी एलिमेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी, गलत। हाँ, एटॉमिक रेडियस बड़ी होती है आयंस के केस में, जैसे O नेगेटिव का साइज़ बच्चे क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये वाली तो आयंस के हिसाब से सही है। बट Na पॉजिटिव का साइज़ बच्चे क्या होता है, छोटा होता है Na से। तो हाँ, अनायंस के लिए बोलता तो सही है, बट आयोनिक रेडियस बोला है तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, यानी कि अपना कौन सा आ जाएगा, 2nd ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एसिडिक सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टिल ऑल द कॉपर 2 पॉजिटिव वाज एग्जॉस्टेड लीडिंग टू द डिपोजिशन ऑफ 300 मिलीग्राम ऑफ कॉपर मेटल। However, a 600 milliampere current was continued to pass through the same solution for another 28 minutes by keeping the total volume of the solution fixed at 200 milliliter. The total volume of oxygen gas evolved at STP during the entire process in milliliter is। तो बच्चे ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि कोई सॉल्यूशन के अंदर कुछ रिएक्शन हो रही थी, तो उस रिएक्शन के दौरान 300 मिलीग्राम अपने को कॉपर क्या मिल गया, कॉपर मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। और उस टाइम पे कुछ ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकली, उस टाइम पे कुछ ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकली। फिर ये कह रहा है कि इसके बाद
600 मिली एम्पियर करंट पास किया गया 28 मिनट के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे भी ऑक्सीजन गैस बाहर निकली, तो आपको बताना है कि टोटल ऑक्सीजन गैस कितनी बाहर निकली। तो बच्चे अपन इसको दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। पहले तो यहाँ पे अपन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे ऑक्सीजन के, फिर अपन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे किसके, ऑक्सीजन के। तो बच्चे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अपने को पता है समान ग्राम तुल्यांक का नियम लगा देंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बच्चे किसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस किसके बच्चे, कॉपर के बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बच्चे किसके, O2 के, है ना। तो कॉपर के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे, कॉपर का अपने को मास दे रखे है कितना, 300 मिलीग्राम। तो 300 मिलीग्राम दे रखे, तो यानी कि 300 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास कॉपर का दे रखा है 63.54, तो 63.54। और इक्विवेलेंट वेट इस कॉपर का एन फैक्टर बच्चे कितना होगा, 2, तो डिवाइड बाई कर देंगे 2। और ये बराबर किसके आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू एन फैक्टर ऑक्सीजन का बच्चे कितना होता है, 4। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे अपने पास, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा अब अपने को इस केस के लिए लगाना है। जब बच्चे अपन इस केस के लिए लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, अपने को पता है बराबर W बराबर किसके होता है बच्चे, ZIT के बराबर होता है ना। और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं W किसके बराबर होता है, Z की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 इंटू I इंटू T, है ना। तो W अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो W अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर लिख देंगे यहाँ पे, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, I, इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं यार। तो यहाँ पे अपने को मिलेगा क्या, W इक्विवेलेंट मास की जगह क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर गुना 96,500। अच्छा, करंट अपने को कितना दे रखा है, 600 मिली एम्पियर, तो यानी कि 600 इंटू 10 की पावर -3 और 28 मिनट, यानी कि 28 गुना 60। तो W अपॉन मोलर मास कर देंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के दूसरे वाले। एन फैक्टर ऑक्सीजन का अपने को पता है कितना है, 4, तो 4 गुना 96,500, तो ये कितना हो जाएगा, 600 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 28 गुना 60। तो बच्चा अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली एक साथ लिख लेते हैं फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बच्चे टोटल कितने आ जाएंगे, तो ये कट गया किस पे बच्चे, 2 पे कट गया, और ये कट गया किस पे बच्चे, 150 पे कट गया। तो 150 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 63.54 प्लस ये कट गया किस पे बच्चे, 7 पे कट गया, और ये कट गया 2 0 से 2 0 कट गई, और 42, 7 6 42, 42 गुना 60, 42 गुना 60 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन किसके बराबर आ जाएगा, 965, है ना। अब इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो 10 की पावर -3 तो मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, 150 डिवाइड बाई 63.54। अच्छा, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ बच्चे, आजकल तो आप लोगों को भी मिलने लग गया है। तो 150 डिवाइड बाई 63.54, तो ये हो जाएगा कितना, 2.36। और दूसरा 42 गुना 60 और डिवाइड बाई 965, तो ये हो जाए, ये भी कितना हो जाएगा बच्चे, 2.61, है ना। और इसके अंदर अपने को ऐड कर देना है 2.36, 2.61 प्लस 2.36। बस कैलकुलेटर यूज़ करने की ना यही प्रॉब्लम होती है, फिर अपन छोटी छोटी कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर पे करते रहते हैं, है ना। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अगर मिलीलीटर के अंदर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22,400 से, तो गुना 22,400, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, क्योंकि 10 की पावर -3 दे रखा है, तो 111.328 आ जाएगा। तो नियरली इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 111 मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कंसीडर 2 ग्रुप्स 4 मेटल आयंस X2 पॉजिटिव Y पॉजिटिव
Y2 positive. A solution of 0.01 molar X2 positive and 0.01 molar Y2 positive is saturated with H2S. The pH at which सल्फाइड YS will form precipitate. YS किस pH के ऊपर प्रेसिपिटेट बनाएंगे बच्चे? तो अगर बच्चे अपन ध्यान से देखें तो आपको XS दे रखे हैं, तो XS किसके अंदर ब्रेक डाउन होएगा? X2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव के अंदर, है ना। तो इसका KSP कुछ इस प्रकार से निकलेंगे, जो कि आ जाएगा 10⁻22। तो यहाँ पे S2 नेगेटिव बच्चे कितना आ जाएगा? इसकी दे रखी है कितनी? 0.01। तो 10⁻22 और ये बच्चे कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10⁻20। इसी प्रकार से YS के लिए निकाल लेंगे। YS के लिए किसके बराबर हो जाएगा? कंसनट्रेशन ऑफ Y2 पॉजिटिव और कंसनट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव किसके बराबर दे रखा है? 4 × 10⁻16। तो यहाँ से कंसनट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव किसके बराबर आ जाएगा? 4 × 10⁻16 और यहाँ से 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा इधर जाके, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻14। ठीक है भाई। अच्छा, ये कह रहा है कि H2S, अगर बच्चे H2S ब्रेक डाउन होएगा तो ये किसके अंदर होएगा बच्चे? 2H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। अब ये इसके साथ बच्चे क्या है? ये इसके साथ है सैचुरेशन के अंदर, यानी कि कंसनट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव बच्चे इन दोनों के अंदर अपने क्या रहेगी? सेम रहेगी, है ना। तो यहाँ पे Ka1 × Ka2 किसके बराबर है? Ka1 × Ka2 जो कि इस K के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर कंसनट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ H2S, है ना, जो कि अपने को कितना दे रखा है? जो कि अपने को दे रखा है 10⁻21, जो कि अपने को दे रखा है 10⁻21। तो 10⁻21 किसके बराबर आ जाएगा? कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर और S2 नेगेटिव अपने को कितना दे रखा है बच्चे? S2 नेगेटिव दे रखा है 4 × 10⁻14 और कंसनट्रेशन ऑफ H2S अपने को दे रखी है, ध्यान से देखोगे तो 0.1। तो ये भी अपने को दे रखी है 0.1। ठीक है भाई। तो इसको अपन सोल्व करना पड़ेगा अभी अपने को। तो कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻21 और ये हो जाएगा 10⁻22 प्लस 14 और 4⁻1, तो ये हो जाएगा 4⁻1 इंटू 10⁻8 कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर आ जाएगी? इसको 1/4 लिख देता हूँ। तो इसका अपने को क्या कर देना है? बेसिकली अंडर रूट ले लेना है। तो ये हो जाएगा 1/2 × 10⁻4। तो अगर आपको pH निकालना है तो माइनस log कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, तो यानी कि माइनस log 2⁻1 × 10⁻4। तो माइनस log 2⁻1 माइनस log 10⁻4। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 4। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस log 2। तो यानी कि बच्चे कितना हो जाएगा? 4 + 0.3 यानी कि 4.3। नियर इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रहा है कि द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के अंदर काफ़ी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। हैज़ लोएस्ट एनर्जी अमंग द फॉलोइंग। L1 हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी वाला बच्चे कौन सा होता है अपन जानते हैं। अगर बच्चे लाइमन सीरीज है तो यहाँ पे आएगा। अपन इसकी एनर्जी जानते हैं कितनी होती है? -13.4। इसकी होती है -1.5 सॉरी -3.4 13.6 और इसकी होती है -1.51। लोएस्ट एनर्जी कौन सी होती है बच्चे? सेकंड से जब फर्स्ट के अंदर आता है। तो इस फोटोन की एनर्जी अपन जानते हैं कितनी होती है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और अगर बच्चे बाल्मर सीरीज़ की बात करें तो यानी कि यहाँ पे आना चाहिए। लोएस्ट एनर्जी क्या होएगी? ये वाली एनर्जी लोएस्ट होएगी। तो ये वाली एनर्जी बच्चे कितनी होएगी? ये वाली एनर्जी होएगी 3.4 में से गया 1.51, तो आ जाएगा 9। 13 में से 5 8 1.89। तो बच्चे अब ये कह रहे हैं कि जो आपका जो आपकी ये वाली एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बच्चे क्या है? ये x टाइम्स है किसके बच्चे? 1.89 के। तो यहाँ से x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.89 अपॉन
10.2 है ना। तो 10⁻⁻1 की फॉर्म में बताना है, ध्यान से देख लेना। अपने को इसको बताना है 10⁻⁻1 की फॉर्म में, ठीक है। तो 10⁻⁻1 के लिए अपने को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10⁻⁻1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा अपना 18.9/10.2 इंटू 10⁻⁻1। तो इसको अब अपने को सोल्व करना है। इसको बच्चे अपन सोल्व करेंगे तो आपका नियरली इक्वल टू आंसर आ जाएगा 54। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, 54 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.50 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 70 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन 715 mm प्रेशर Hg। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होएगा। सो बच्चे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो ना, आप PV इक्वल टू NRT लगा देना। बस उसके लिए ध्यान रखना, ये आपको दे रखा है, एक्वस टेंशन भी दे रखा है। तो जो एक्चुअल प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चे, 715 - 15 यानी कि 700 mm Hg हो जाएगा। और अपन बच्चे जानते हैं 760 mm Hg किसके बराबर होता है बच्चे, 1 ATM के बराबर होता है। तो इसको ATM में बदलना है तो प्रेशर कितना आ जाएगा बच्चे, 700 डिवाइड बाई 760 ATM आ जाएगा, ठीक है। और अपने को वॉल्यूम इन लोगों ने दे रखी है कितनी, 70 मिलीलीटर यानी कि 70/1000 लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स अपने को नाइट्रोजन गैस के निकालने हैं, ठीक है। अच्छा आर की वैल्यू अपने को पता होएगी, लीटर ATM के अंदर कितनी हो जाएगी, 0.082 है ना। और टेम्परेचर अपने को दे रखा है 300 केल्विन। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे किसके, नाइट्रोजन गैस के। तो निकाल देते हैं 700/760 इंटू 70/1000 PV इक्वल टू NRT लगा रहा हूँ ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू टेम्परेचर अपने को दे रखा है 0.082 आर की वैल्यू, और टेम्परेचर अपने को दे रखा है 300 केल्विन। तो अब अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से। 1000 तो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 गई, 3 0 से 3 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ जाएंगे, 7 7 जा 49/76 इंटू 82 इंटू 3, ठीक है भाई। तो यहाँ से मास ऑफ नाइट्रोजन गैस भी आ जाएगा, मास ऑफ N2 भी कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 28 करना पड़ेगा। तो 49/76 इंटू 82 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 28। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो बच्चे अपना आंसर आ जाएगा 0.073 ग्राम, ठीक है भाई। अब अपने को यदि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो मास ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 0.073 अपॉन मास ऑफ सैंपल यानी कि 0.5 ग्राम इंटू 100। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 7.3, 0.5 को क्या लिख सकते हैं, इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 14.6%। तो नियर इंटीजर कितना हो जाएगा, 15% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि X एंड Y इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवॉल्व respectively during the oxidation of I negative to I2 and S2 negative to S by K2Cr2O7 है ना। अच्छा बच्चे ध्यान से देखना, जब अपन I नेगेटिव से I2 के अंदर जाएंगे तो अब कितने इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होंगे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होंगे। और जब S2 नेगेटिव से S में जाएंगे तो भी कितने इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व होंगे। बट जब बच्चे अपन Cr2O7 2 नेगेटिव की से जाते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव से जाते हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है बच्चे, क्रोमियम +3 के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे अपने को कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे अपने को 6 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, है ना। और सिमिलरली यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने को देखने को मिलते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव। अगर किसी को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इवॉल्व होते हैं बच्चे इस रिएक्शन में, 6। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में भी कितने इवॉल्व होते हैं बच्चे, 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बच्चे कितने होंगे, 12, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस क्वेश्चन।
और इस शिफ्ट के बारे में नेक्स्ट कोई शिफ्ट आपको पहले चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।